जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज है 18 तारीख, संडे है। तो आज का जो द हिंदू का आज बहुत ही छोटा छोटा आर्टिकल है, लेकिन फिर भी आधा घंटा इसमें लग जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला आर्टिकल है कॉपीराइट वॉर से रिलेटेड। तो इसमें जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर एक वर्डिक्ट आया है जो ओरेकल वर्सेस गूगल केस है। तो इससे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या इफ़ेक्ट होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में आइए देखते हैं। और ये ओरेकल का है, ये इसका जावा स्क्रिप्ट था जिसको कुछ प्रोग्राम गूगल ने यूज़ किया है, तो उसी की वजह से ये कॉपीराइट क्लेम हुआ है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। ये जो केस है ये 5 अप्रैल के दिन आया है, 5 अप्रैल के दिन। और ये जो फेवर में आया है, जो अल्फ़ाबेट INC है, ये एक तरह से ओरेकल की ही कंपनी है। और ये इसमें गूगल को अक्यूज़ पाया गया है कि इसने जो ओरेकल का कॉपीराइट था उसको वायलेट किया है। जो जावा स्क्रिप्ट था उसको, जो कोडिंग लैंग्वेज थी, उसको एक तरह से अपना यूज़ में लिया है। और इसी के साथ में जो ओरेकल है उसने एक्वायर किया था सन माइक्रो सिस्टम को। और इसी के साथ में जो सन माइक्रो सिस्टम है वो उसके उसी ने ओरिजिनली डेवलप किया था जावा लैंग्वेज। जो सन माइक्रो सिस्टम है उसने जावा लैंग्वेज स्क्रिप्ट एक तरह से तैयार किया था। तो जो ओरिजिनेटर होता है उसका कॉपीराइट क्लेम होता है, क्योंकि उसने रिसर्च किया होता है इतना और बहुत मेहनत किया होता है उस पर। तो एक्चुअल जो बेनिफिट है उसी को मिलना चाहिए। तो ये कॉपीराइट होता है। और जो यहाँ पे ओरेकल ने चार्ज किया है गूगल को कि इन्होंने कॉपी किया है इस प्लेटफॉर्म का बहुत सारा पार्ट, और इसको यूज़ किया है जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनमें जो एक तरह से प्रोग्रामर्स को बेनिफिट पहुंचाया है, और जो उन्हीं के गूगल के ही यूज़र्स हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सा एक तरह से कॉपीराइट क्लेम हुआ है गूगल पे। और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसमें उन्होंने ये बताया कि 11,500 लाइन का कोड जो जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम का था उसको गूगल ने कॉपी किया है, ये पाया गया है। और फिर बताते हैं कि जो फेयर यूज़ है, तो जो फेयर यूज़ है उसमें ये है कि फेयर यूज़ में क्या क्या है। तो जैसे क्रिटिसिज्म है, कमेंट है, न्यूज़ रिपोर्टिंग है, या टीचिंग है, स्कॉलरशिप है, रिसर्च है, ये सारी चीज़ें जो है ये कॉपीराइट के अंडर नहीं आती हैं। अगर आप फेयर यूज़ के लिए करते हैं किसी का क्रिटिसिज्म, कमेंट, न्यूज़ रिपोर्टिंग, टीचिंग, स्कॉलरशिप, रिसर्च, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में जो यूएस का 107 सेक्शन है वो भी कॉपीराइट प्रोवाइड कराता है कि एक तरह से अगर फेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो एक तरह से जो जजमेंट है उसमें फ्रेमवर्क देता है कि अगर आप फेयर यूज़ के लिए हैं तो सेक्शन 107 आपको बचाता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ में जो API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, वो ये बताता है कि जो एक तरह से API के बारे में जो बताता है कि जो ये सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री है, इसका API का बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अभी गूगल पे क्लेम आया है तो पता नहीं कौन कौन से लोग और भी कॉपीराइट वायलेट कर रहे होंगे। और ये एक तरह से क्रिएटिव कोड होता है, और ये इंटरफेस एक तरह से कराता है, और इसी के साथ में अलग क्रिएटिव जो चीज़ें हैं वो बनाता है। तो ये यहाँ पे बातें थी। इसी के साथ में इस पे आया है ये आर्टिकल आज का। तो बेसिकली जो कॉपी, जैसे आप मान के चलिए जैसे जो बल्ब बनाया थॉमस अल्वा एडिशन ने, तो वो बल्ब बन गया, लेकिन अभी भी उनको जो उनका कॉपीराइट है उनके जनरेशन को मिल रहा है। उसका जो पैसा है, जो मैन्युफैक्चरर है उसका कुछ जो कॉपीराइट वाला पैसा है वो उसको देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत से बनाया था, पता नहीं कितना अपना एक तरह से दिन रात उसके पीछे लगाया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी के साथ में ये आर्टिकल ख़त्म होता है। अभी दूसरा देखते हैं। जो कोविड-19 वैक्सीन है उसमें जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, जो रेयर ब्लड क्लॉट्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या है, तो उसी के बारे में यहाँ पे है। तो आइए देखते हैं। तो जो रियर ब्लड क्लॉट्स है ये क्या कहते हैं, जब वैक्सीनेशन हो जाता है तो उसके 2 हफ्ते बाद में ये केसेस आने शुरू हुए हैं। और इन केसेस का एक तरह से जो दिक्कत है वो ये है कि जो कोविड की वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, इसमें और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, इन दोनों में केसेस आए हैं। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो जब वैक्सीन लगती है उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, जिससे एक तरह से जो प्लेटलेट्स हैं उनकी जो काउंट है वो भी लो हो जाती है। और ये जो एक तरह से
जो प्लेटलेट्स होती हैं वो यूज होती हैं, इसी की वजह से वो जो ब्लड क्लॉथ बनता है उसमें प्लेटलेट्स का यूज होता है, इसी की वजह से जो प्लेटलेट काउंट है वो लो हो जाती है। तो और इसी के साथ में ये बता रहे हैं कि जो mRNA है वो mRNA की जो वैक्सीन है वो सारे प्लेटफॉर्म, चाहे वो फिज़र की हो या मॉडर्ना की हो, उसके कुछ कम साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन इसी के साथ में जो ये और वैक्सीन हैं ये सब बता रही हैं कि जो इनके साइड इफ़ेक्ट डेथ हैं वो डेथ इतना है कि आप माली बहुत ही माइनर है, लेकिन आप देख सकते हैं जो EU है वहाँ पे एक डेथ हो रही है 1 लाख अगर व्यक्तियों को वैक्सीन दी जा रही है, और जो UK है, यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पर एक आदमी की डेथ हो रही है 25,000 वैक्सीन लगाने वाले में, और जो US है वहाँ पर एक तरह से 10 लाख लोगों में एक की जान जा रही है वैक्सीन से, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से। साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक्स होता है और हार्ट अटैक्स होता है। इसके साथ साथ जो और भी लेग्स में और दुनिया भर की जो लंग्स में, इन सब में चीज़ें होती हैं, तो इसी की वजह से वो परेशानी करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ये यहाँ पे डाटा है जो भी मैंने दिया आपको। इसी के साथ में जो वायरोलॉजिस्ट हैं और जो वैक्सीनोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों का कहना है कि 100% सेफ़ वैक्सीन कोई भी नहीं है। अगर आप एक तरह से लगाते हैं तो आप एक तरह से कहीं ना कहीं ख़तरा भी आपको रहता ही है। तो ये एक तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि 100% सेफ़ नहीं है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो लगता है रिस्क वर्सेस बेनिफिट प्रिंसिपल। मींस जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट प्रिंसिपल है, इसमें कितने रिस्क है और कितना यहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि रिस्क तो एक है, अभी यहाँ पे जान तो बहुत ज़्यादा बच रही है, क्योंकि 1 लाख में अगर एक व्यक्ति की जान जाती है तो वो उतना हैम्पर नहीं है कि अगर 1 लाख की ही जान चली जाए तो क्या करेंगे। तो उस सिद्धांत में यहाँ पे जो वैक्सीनोलॉजिस्ट हैं और वायरोलॉजिस्ट हैं, इनका कहना है कि ये ठीक है और 100% सेफ़ कोई वैक्सीन नहीं होती है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है। और फिर इसी के साथ में जो SARS-CoV-2 है जो ये आया है और जो बार बार म्यूटेट कर रहा है सेकेंड फेज़ में, कहीं UK वर्जन है तो कहीं UK एक तरह से इंडिया का है जो म्यूटेट किया है। तो इस तरह का यहाँ पे जो SARS-CoV-2 था उसने डेवलप कर लिया है अब नॉर्मल ब्लड क्लॉथिंग, और ये लंग्स में जो पल्मोनरी एब्लोमिज्म होती है, और इसी के साथ में जो लेग्स है वहाँ पे डीप वेन थर्मोबोसिस होता है। और इसी के साथ में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक रिसर्च किया है, उसमें पाया है कि जो रेयर ब्लड क्लॉथिंग है ये एक तरह से सेरेब्रल वेनस और थर्मोबोसिस CBT इसके तरह से जानी जा रही है। और ये कब दिखाई देती है, ये जब वैक्सीन लगाया जाता है उसके 2 हफ्ते बाद में दिखाया जाता है। और इसी के साथ में जो जर्मनी है वहाँ पे एक रिसर्च हुआ है, उसमें पाया गया है कि जो ब्लड क्लॉथ है वो भी एक तरह से डिफरेंट है। जो US है, UK है और जो EU है, यूरोपियन यूनियन, वहाँ से जर्मनी में डिफरेंट तरह का ब्लड क्लॉथ बनना है। तो अब देखिए, एक तो म्यूटेट कर रहा है, दूसरी तरफ जो ब्लड क्लॉथ है वो भी म्यूटेट कर रहा है। तो ये कितना मतलब भयंकर है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक तरफ उसकी दवा भी सही से नहीं असर हो रही है और वो बार बार अपना एक तरह से जो उसका जो रूप है वो बार बार बदल रहा है। तो कितना एक तरह से ख़तरनाक है ये। और इसी के साथ में जो अगला आर्टिकल है उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में है कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स ये पैंडेमिक में हो रही है उसके बारे में है। तो जो अभी ये सेकेंड वेव है और इससे पहले जो फर्स्ट वेव था वहाँ पर ही जो CBSE है और जितने ICSE हैं, ये सारे बोर्ड हैं, इन्होंने जो CBSE है इसने 10 का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन कर दिया है और 12 का शेड्यूल्ड किया है कि ये 4 मई से होगा। इसी के साथ में क्योंकि CBSE में जो बच्चे हैं वो करीब करीब 6 लाख और 1 लाख टीचर 7 लाख थे, तो इन्फेक्शन का डर था और कहीं हॉट स्पॉट ना बन जाए बहुत ज़्यादा। तो इसी की वजह से, क्योंकि दिल्ली में बहुत तेज़ी से केसेस फैल रहे हैं और भी इंडिया में ही पूरा फैल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोस्टपोन किया गया है। इसी के साथ में ICSE का भी 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम और वेरियस बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं। और जो एक तरह से असेसमेंट है वहाँ पर एकेडमिक असेसमेंट क्लास 10 का एक तरह से पिछली बार भी किया गया था, और जो साउंड असेसमेंट है वो कैसे हो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसी के साथ में जो नेशनल सैम्पल सर्वे है उनका एक डाटा आया है कि हम लोग असेसमेंट दे रहे हैं बच्चों को, चलो पास कर रहे हैं उनके प्रीवियस परफॉर्मिंग के आधार पे, लेकिन जो असेसमेंट का क्राइटेरिया है उसमें
लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट ये सारा यूज़ होता है। और ये इनका मानना है, जो एनएसएस है इनका, कि 4% जो रूरल हैं और जो 23% अर्बन हैं उनके पास में ही कंप्यूटर है। और जो इंटरनेट एक्सेस हैं, मतलब सिर्फ 4% रूरल एरिया में और 23% अर्बन एरिया में कंप्यूटर बच्चों के पास में है। और इसी के साथ में जो इंटरनेट एक्सेस है वो 15% रूरल, मतलब 100 में से 15 बच्चों के पास में रूरल एरियाज़ में इंटरनेट है और 42% अर्बन एरियाज़ में उनके पास में इंटरनेट है। तो ये कितना एक तरह से दुखद है, कैसे वो अपना टेस्ट देंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, ये बहुत ही गलत है और ये उनके फेवर में नहीं है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है। और इसी के साथ में जो पहली वेव थी उसमें सीबीएसई ने लॉन्च किया था एक कम्प्लीमेंट्री बेस्ड असेसमेंट प्लान। वो क्लासेस थी 6 से लेकर 10 तक की। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है, कंप्यूटर बेस्ड है, ये सारी चीज़ें थी। तो उसके लिए कंप्यूटर चाहिए ही होगा, तो उसमें कैसे करें वही बहुत बड़ा इनके लिए दुविधा थी, क्योंकि ना तो इंटरनेट ना तो कंप्यूटर की हालत उतनी थी कि जितने में ये स्टूडेंट अपने आप को कंफर्ट फील करें। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये पहली आई थी 1968 में, पहली एनईपी थी। सेकेंड एनईपी 1986 में, और जो थर्ड आई है इस बार 2020 में। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है और ये इसी के साथ में यहाँ पे इसका ख़त्म होता है। और जो नीचे है ये जो रैली है, जो रेडिकल क्लेरिक्स हैं, जैसे ईरान में क्लर्जी हैं, या जो कहीं भी किसी देश में जो वहाँ के धार्मिक गुरु हैं, जब वही, जैसे वेटिकन सिटी है, तो इस तरह से जो धार्मिक गुरु हैं वही जब वहाँ के एक तरह से राजा बन जाएं, जैसे ईरान में जो वहाँ के शिया धार्मिक गुरु हैं वही एक तरह से वहाँ के सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं की बातें मानी जाती हैं, वही कंट्री को लीड करते हैं। तो इसी तरह से जो ये पाकिस्तान है वहाँ पे ये एक पार्टी उभर के आई है जो बहुत वहाँ के जो मौलवी हैं, मुल्ला हैं, उनके सपोर्ट से है। तो पार्टी का नाम है टीएलपी, तहरीक ये लबायक पाकिस्तान। तो ये इसका जो काम था ये एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट इसने किया, और सबसे ज़्यादा इमरान खान के ख़िलाफ़ किया, क्योंकि इमरान खान इमरान खान से इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी जितना भी फ्रांस से है वो ट्रेड, कॉमर्स और जितना भी है सारा टाइज़ हर तरह का कट करें, और एक तरह से जितना भी ब्लास्फेमर्स हैं उनको आप एक तरह से हटाएं। और जितना, क्योंकि वहाँ पे जो चार्ली हेब्दो है वो मैगज़ीन ने जो मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ जो कार्टून बनाया था उसको लेकर ये एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इनके साथ में बहुत बड़ी भीड़ थी। तो उसी की वजह से यहाँ पे ये आर्टिकल है। और 2017 में इनकी जो पार्टी है उसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, और इसके जो मेंबर हैं वो सिंध प्रोविंस से भी असेंबली के मेंबर्स हैं। और इसी के साथ में जो टीएलपी है ये इसका और भी अलग अलग डिमांड है कि एक तरह से दोबारा रिवाइवल हो पाकिस्तान का, और इनका अपना एक तरह से फंडामेंटलिस्ट विचारधारा के हैं, और ये धर्म को आगे करके चलते हैं, ये इस तरह के विचारधारा से हैं। और जो ब्लास्फेमी रूल है ये पाकिस्तान में है भी, क्योंकि 2010 में जो सिंध के गवर्नर थे वहाँ पे मुमताज़ कादरी जो सलमान तासीर एक तरह से नहीं सॉरी मुमताज़ कादरी वहाँ के गवर्नर थे, और उनको सॉरी मुमताज़ कादरी उनका बॉडीगार्ड था, सलमान तासिर गवर्नर थे सिंध के। तो उन्होंने एक तरह से जो वहाँ का नियम आया था वहाँ पे ब्लास्फेमी का अगर कोई ईस निंदा करता है अल्लाह के ख़िलाफ़ या किसी भी ईश्वर या कुछ के ख़िलाफ़ कुछ कहता है, तो सिर्फ एक्चुअल में सिर्फ अल्लाह के ख़िलाफ़ है यहाँ पे ईस निंदा। इस कानून का नाम है ब्लास्फेमी एक्ट। तो इसमें क्या हुआ था कि वहाँ के किसी ने ईस निंदा की थी, तो उसको बचा रहे थे वहाँ के गवर्नर ये, तो उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उनको जान से मार दिया था कोहसर मार्केट इस्लामाबाद में। ये 2010 का इंसिडेंट था। इसके बाद में आसिया बीबी का केस आया होगा, आपने सुना होगा। जो आसिया बीबी थी इसने भी ब्लास्फेमी में इसको मतलब एक तरह से पाया गया था, और वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर दबाव बन रहा था कि इसको फांसी की सज़ा हो। और बात हुई थी कि वो कुएं पे पानी भरने गई थी, वहाँ पे कुछ औरतें और पहले से थीं, तो उनके बीच में आपस में कुछ झगड़ा हो गया पानी पहले भरने को लेकर, और उसमें ही ये हुआ कि इसने इस निंदा की है, अब इसको फांसी हो। तो उस पर बहुत देर तक केस चला, लेकिन क्योंकि वो आसिया बीबी एक क्रिश्चियन थी तो इंटरनेशनल प्रेशर था, उसको बाद में छोड़ा गया। तो ये यहाँ पे था ब्लास्फेमी रूल। और जो ये जो इस ब्लास्फेमी है, जो चार्ली हेब्दो मैगज़ीन है ये फ्रांस में, क्योंकि वहाँ पे
सेकुलरिज्म टू टाइप का होता है, इसमें एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है, एक नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है। जो फ्रांस में है, जैसे इंडिया का जो सेकुलरिज्म है ये थोड़ा सा एक तरह से पॉजिटिव है। यहाँ पे जो आप देखते हैं कोई भी नेता होता है वो मज़ार में जाता है, मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, या तरह तरह के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जाता है और एक तरह से उसमें रैली और जितने भी हैं उसको प्रमोट करता है कहीं ना कहीं। लेकिन जो फ्रांस है वहाँ पे रिलीजन को एक तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता, उसको और डिफेम किया जाता है कि रिलीजन एकदम बेकार चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर जो चर्च था उसका डोमिनेंस एक समय में बहुत ज़्यादा हो गया था। इसी की वजह से अगर वहाँ कोई भी एक तरह से लीडर आता है तो वो बच के ही चलता है कि इसको कहीं ना कहीं जैसे वहाँ पे बुर्का बैन है, या एक ही रिलीजन का नहीं सारे रिलीजन का एक तरह से कहीं ना कहीं वहाँ पे बाइकआउट होता है। और स्पेशली जो इस्लामिक है उसमें ये फ्रांस की जो एक मैगज़ीन है चार्ली हेब्दो, वो बार बार कहीं ना कहीं एक तरह से मैगज़ीन में कार्टून बनाती रहती है इस्लाम के ख़िलाफ़। तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान है या और जो भी इस्लामिक नेशन है वहाँ पे उसके ख़िलाफ़ बहुत ही गुस्सा रहता है। और चार्ली हेब्दो के जो मैगज़ीन में कार्टून बना था, तो जिसने बनाया था वो जब स्कूल में पढ़ाया जा रहा था तो जो बच्चा था उसने अपने टीचर का ही गला काट दिया था। तो ये फिर इसके बाद में जो एमेनुअल मैक्रोन है इन्होंने कुछ एंटी इस्लामिक बयान दिया और फिर इस तरह से बातें बिगड़ी और फिर इस्लामाबाद में बहुत ही एक तरह से बाइकआउट होने लगा। जितने भी फ्रेंच गुड्स थे और जितना भी ट्रेड था वो सारा मतलब एक तरह से डिमांड होने लगी कि इसको हटाओ। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे हुआ, इसी के बारे में यहाँ पे आज छपा था टोटल। तो इसी के साथ में आइए और भी देखते हैं। ये नंबी नारायण है और इनका जो नंबी नारायण के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, ये इनके ऊपर एक रॉकेटरी द नंबी इफ़ेक्ट फिल्म भी बन रही है। और इनको एक तरह से गलत तरह से फंसाया गया था केरला पुलिस और इसरो के कुछ जो एक तरह से इनको नहीं चाहते थे, नहीं पसंद करते थे उनके द्वारा, और इनको बाद में 50 लाख का कंपनसेशन भी दिया गया। ये बहुत ही इन्होंने एक तरह से यातना सही, समाज का, अपने घर का और घर वालों को भी बहुत इनकी वजह से सहना पड़ा, क्योंकि जो इसरो था और जो इनके ऊपर एक तरह से ये लगा था कि ये कहीं ना कहीं जो खुफिया जानकारी वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, जो इसरो की मेन बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो उसी से रिलेटेड। और बाद में पता चला कि कहीं कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये नंबी नारायण है और ये इनका कंट्रीब्यूशन भी है बहुत इसरो में। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल आया है। ये एक तरह से विदेश की पॉलिटिक्स है, तो इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और तो आज ये संडे है और संडे के दिन ज़्यादा तो कुछ बड़े बड़े आर्टिकल एक तरह से वो ज़्यादा नहीं रहते हैं। इसमें लालू प्रसाद को जो फॉर्डर स्कैम था उसमें बेल मिल गई, और इसी के साथ में ये और भी 2-3 खबरें हैं। और जो नो वैक्सीन का बोर्ड लगा है, तो ये भी एक कंसर्न है। और जो एक तरह से जो मोर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जो टेम्परेरी बेसिस पे हो, आइसोलेशन का काम करे, वो उसको पीएम ने कहा है कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए। और ये किए है जो एक तरह से ये दूल्हा दुल्हन है, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके आए हैं पश्चिम बंगाल में। तो उसी के यहाँ पे एक इमेज है। और इसी के साथ में ये जो मंडियों में हाल है किसानों का, क्योंकि ये इधर गेहूं की फसल हो गई है, तो उसी के बारे में यहाँ पे पिक्चर है एक। और इसी के साथ में जो दिल्ली है वहाँ पे पूरी तरह से क्लोज है, और निज़ामुद्दीन दरगाह भी क्लोज है अप्रैल 30 तक, वो भी यहाँ पे दिखाया गया। और ये देखिए सड़कें पूरी की पूरी खाली हैं, दिल्ली का नज़ारा है। और इसी के साथ में जो यहाँ पे कर्नाटका में और केरला में भी रिकॉर्ड न्यू केसेस आ रहे हैं। ये देखिए बच्चे का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे है। और ये दुष्यंत जो चौटाला हैं उन्होंने कहा है कि मोदी जी को बात करनी चाहिए फार्मर से, क्योंकि अभी भी फार्मर अपना प्रोटेस्ट एक तरह से दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसी के साथ में यहाँ पे ये देखिए एम्बुलेंस है और एक कोविड मरीज़ को ले जा रहे हैं एक तरह से हॉस्पिटल्स, तो उसी के बारे में यहाँ है। और ये यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो देखिए कितना तेज़ी से केसेस निकल रहे हैं। 2.56 करीब 2.5 लाख केस एक दिन में निकल रहे हैं। आप याद करिए जब 24 मार्च को, 22 मार्च और 24 मार्च को जब पूरी तरह से देश लॉकडाउन में चला गया था, उस समय सिर्फ 5,000 केसेस थे। अभी देखिए 2.5 लाख एक दिन में आ रहे हैं। तो कितनी तेज़ी से ये सेकेंड वेव है, ये कितनी तेज़ी से, ये देखिए ग्राफ है
ये ग्राफ देखिए कितनी तेज़ी से जा रहा है, ये 3 मिलियन पहुंच गया है और ये 2.5 लाख का ग्राफ रोज़ ये क्रॉस कर रहा है। इधर लाख में है और इधर डेट दिया हुआ है कि कितने निकल रहे हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जो हरिद्वार कुंभ मेला है उसको एक तरह से इंड करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी केसेस आ रहे हैं, तो उसी की वजह से यहाँ पे बता रहे हैं। और ये क्यूबा में भी इलेक्शन हुआ था, उसके बारे में है ये। और इसी के साथ में एक तरह से जो वैक्सीन है वो चल रही है। और यहाँ पे एक न्यूज़ है कि जो रैट है ये एक तरह से 220 मिलियन साल पहले जो रैट है ये एक तरह से क्रिएचर है माइक्रो फॉसिल्स का। तो ये यहाँ पे एक न्यूज़ है साइंस से रिलेटेड। और ये और इसके साथ में ये हमने डिस्कस ही किया, तो इसी के साथ में ये यहाँ पे एंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।